13 जनवरी की वो खौफनाक रात जब एक क्रूज शिप चट्टान से टकराती है और फिर एक जोरदार धमाका। सब जगह अफरा तफरी मचने लगता है। पल भर में खुशनुमा माहौल तबाही में बदल जाता है। ज्यादातर लोग लाइफ बोट की तरफ भागते हैं, जबकि कुछ पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही मिनटों में आधा क्रूज पानी में डूब जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम टाइटैनिक की बात कर रहे हैं, लेकिन हम टाइटैनिक की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। साल 1912 में टाइटैनिक डूबने के ठीक 100 साल बाद यानी 2012 को इतिहास फिर से दोहराता है। लेकिन इस बार हादसे की चपेट में जो क्रूज शिप आती है उसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। लगभग वही गलती दोहराई जाती है जो टाइटैनिक के वक्त की गई थी, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराई थी, जबकि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक चट्टान से टकराती है। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नाम का इटालियन क्रूज ये इतना बड़ा था जिसमें टाइटैनिक के मुकाबले 2000 ज्यादा पैसेंजर बिठाने की कैपेसिटी थी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक मॉडर्न इटालियन क्रूज शिप थी जिसमें 5 रेस्टोरेंट, 13 बार्स, 4 स्विमिंग पूल, 5 स्पा, 1 थिएटर, कैसीनो, 1 फिटनेस सेंटर जिसमें 1 जिम था, सोना था, टर्किश बाथ, बास्केटबॉल और भी बहुत सारी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मौजूद थी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया जब इतनी मॉडर्न क्रूज शिप थी और इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने एडवांस सिस्टम होने के बावजूद भी कैसे चट्टान से टकराकर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया डूबने लगा और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। फाइंड माई फैक्ट चैनल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी 2012 से, जब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप रात 7:18 पर इटली के शिवितावेकिया से सवोना के लिए निकल चुका था, जिसका सफर 5 पोर्ट से होते हुए वापस शिवितावेकिया पोर्ट पर खत्म होना था। उस वक्त शिप में कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो, 1023 क्रू मेंबर और 3229 पैसेंजर मौजूद थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन क्रूज में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर को ये कहां एहसास था कि आगे का सफर उन सब के लिए कितना खौफनाक होने वाला था। करीब 2 घंटे बीतने के बाद यानी 9:18 पर क्रूज के कैप्टन शेटिनो अपने प्लान रूट से शिप को डाइवर्ट कर देते हैं और वो शिप को इटली के एक गिलियो आइलैंड की तरफ ले जाते हैं ताकि वो सेल बाय सैल्यूट परफॉर्म कर सके। सेल बाय सैल्यूट उसे कहते हैं जब शिप साहिल के बेहद करीब से गुजारा जाता है ताकि उस आइलैंड पर मौजूद कुछ खास लोगों को सलामी दिया जा सके। इसके साथ ही साथ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर भी समुंदर से आइलैंड का खूबसूरत नजारा देख सके। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि कैप्टन शेटिनो का सेल बाय सैल्यूट करने का असल मकसद उनके सीनियर मैरियो पेलेम्बो को सलामी देना था, जिनके अंडर में वो पहले काम कर चुके थे। 9:40 पर साहिल से बेहद करीब पहुंचने के बाद जब वो मैरियो पेलेम्बो को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि मैरियो उस दिन उस आइलैंड पर मौजूद ही नहीं थे। सेल बाय सैल्यूट करने के दौरान ये शिप सिर्फ 150 मीटर साहिल के करीब आ चुका था। शिप को साहिल के इतना करीब ले जाना काफी जोखिम भरा काम था। ऐसे में पानी का लेवल कम होने की वजह से शिप किसी भी चट्टान से टकरा सकता था। बावजूद इसके कैप्टन का इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं गया और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। शिप में एक जोरदार धमाका होता है और शिप एक चट्टान से टकराकर रगड़ खाने लगता है, जिसकी वजह से शिप के बाएं तरफ 53 मीटर का क्रैक पड़ जाता है और पानी तेजी से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद शिप के इंजन और जनरेटर पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से शिप का मेन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टोटली ब्लैक आउट हो जाता है। क्रू मेंबर पूरी कोशिश कर रहे थे मामला को समझने की ताकि वो इटालियन अथॉरिटी को इसकी जानकारी दे सकें, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने हाईटेक और एडवांस शिप के कंप्यूटर को ये पता क्यों नहीं चला कि पानी के नीचे चट्टान है ताकि टकराव से बचा जा सके। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चलता है कि शिप के कैप्टन शेटिनो को उस रूट में ट्रेवल करने का काफी एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उन्होंने शिप के नेविगेशन सिस्टम को ऑफ कर दिया था। कैप्टन का कहना था कि वो अपनी आंखों की मदद से शिप को नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन सोने पे सुहागा ये था कि कैप्टन ने उस वक्त अपना चश्मा भी नहीं पहना था।
कहा जाता है कि कैप्टन शेटिनो अपना ध्यान पूरी तरह से कंसंट्रेट इसलिए भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड शिप पर डांस परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से शेटिनो काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। 9:51 पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ये अनाउंस कर दिया जाता है कि शिप पर एक छोटा सा टेक्निकल इशू आया हुआ है, जिसको जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। 9:52 पर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल टीम शिप के इमरजेंसी डीजल जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। चट्टान से टकराव के बाद शिप अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे आइलैंड से दूर होता जा रहा था। तभी 10 बजे कैप्टन शेटिनो समझदारी का एक कदम उठाते हैं। वो शिप को यू टर्न लेकर वापस आइलैंड की तरफ घुमा देते हैं। वो इसलिए शिप अगर आइलैंड के पास रहेगा तो रेस्क्यू करना काफी आसान होगा। इसी दौरान एक पैसेंजर ने इटली में मौजूद अपनी बेटी को कॉल करके बताया कि उनका शिप किसी मुश्किल में फंस चुका है, जिसके कुछ ही देर बाद यानी 10:14 पर कोस्ट गार्ड ने शिप के कैप्टन से कांटेक्ट किया और कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि पैसेंजर किसी परेशानी में है। तब इस पर शिप के कैप्टन ने जवाब दिया कि हाँ, वो परेशानी में तो फंस गए हैं, लेकिन वो हालात का पता लगा रहे हैं। कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को ये नहीं बताया कि उनका शिप एक चट्टान से टकराकर डैमेज हो चुका है। 10 मिनट बाद कोस्ट गार्ड ने फिर शिप पर कांटेक्ट किया और तब जाकर कोस्ट गार्ड को ये बताया जाता है कि शिप में कोई दिक्कत आ गई है। जहाज के बाएं तरफ काफी नुकसान हुआ है। सभी पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट दे दिए गए हैं। सभी पैसेंजर सेफ हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। और साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ टग बोट की ही रिक्वेस्ट करी। 10:33 पर जनरल इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है और शिप में मौजूद सभी पैसेंजर्स को मास्टर स्टेशन में जाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और अगले इंस्ट्रक्शन तक वहीं रुकने को कहा जाता है। तब तक शिप में अफरा तफरी मच जाती है। शिप धीरे धीरे 30 डिग्री तक टिल्ट हो चुका था। कैप्टन के सही इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से पैसेंजर्स में पैनिक सिचुएशन बन जाती है। हालांकि शिप के स्टाफ को इस बात की भनक लग जाती है कि शिप में कोई बड़ी दिक्कत आई है, जिस वजह से वो बिना कैप्टन के परमिशन से लाइफ बोट को रेडी करने लग जाते हैं ताकि पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जा सके। जबकि कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्हें तैरना आता था, वो पानी में छलांग लगा लेते हैं ताकि तैर कर आइलैंड पर पहुंच सकें, क्योंकि आइलैंड काफी करीब था। 10:48 पर शिप फिर एक चट्टान से टकराता है और उसके सहारे करीब 30 से 40 डिग्री तक टिल्ट होकर अटक जाता है। अब राहत की बात ये थी कि शिप का डूबना रुक गया था, लेकिन बावजूद इसके शिप में अब तक काफी पानी घुस चुका था। तब जाकर कैप्टन शेटिनो को एहसास होता है कि शिप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, जिसके बाद 10:54 पर कैप्टन शेटिनो सभी पैसेंजर्स को शिप खाली करने का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जिसके साथ ही साथ पोर्ट अथॉरिटी को भी इमरजेंसी अलर्ट कर दिया जाता है। ऑर्डर मिलते ही पैसेंजर्स लाइफ बोट पर सवार होने लगते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी, शिप जिस तरफ से झुका हुआ था उस साइड से पैसेंजर्स और क्रू मेंबर आसानी से बाहर निकल गए, जबकि अपोजिट साइड वाले को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि शिप उस साइड से ऊपर उठ चुका था, जिस वजह से उनका मूव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पोर्ट अथॉरिटी को डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही वो तुरंत 25 पेट्रोल बोट, 14 मर्चेंट वेसल और कुछ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना कर देते हैं। शिप में लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे भी लोग थे जो खुद की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ शिप के कैप्टन शेटिनो थे जो बिना किसी की परवाह किए शिप छोड़कर पहली फुर्सत में भाग जाते हैं। शिप में इवैक्यूएशन अनाउंस करने के बाद शेटिनो पहले क्रू मेंबर थे जो लाइफ बोट की मदद से 11:19 पर आइलैंड की तरफ भाग जाते हैं, जबकि उस वक्त भी करीब 300 लोग शिप में फंसे हुए थे। 11:42 पर कोस्ट गार्ड के कैप्टन डी फेल्को शिप के कैप्टन शेटिनो को कॉल करते हैं और कैप्टन शेटिनो को डांट कर कहते हैं कि उन्हें इस वक्त शिप के पास होना चाहिए था, लेकिन कैप्टन शेटिनो साफ मना कर देते हैं वापस शिप के पास जाने को। इधर रेस्क्यू टीम बड़ी मेहनत मुशक्कत करके टोटल 4219 लोगों को रेस्क्यू कर लेती है, जिसमें उन्हें 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगता है। शिप में पानी घुसने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि बाकी कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी।
जिसे काफी तलाश करने के बाद उनके डेड बॉडी को निकाल लिया गया था। यानी अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक शख्स बाकी था जिसका नाम रसल रेबेलो था। रसल रेबेलो इंडिया के रहने वाले वो शख्स थे जो क्रूज में वेटर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने बाकी पैसेंजर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ जैकेट तक दे दी और आखिरी दम तक पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से उनकी खुद की मौत हो गई। रसल की डेड बॉडी को 3 नवंबर को हासिल कर लिया जाता है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला था कि शिप को बाहर निकालना, क्योंकि शिप एक साइड से डूब चुका था और उसके फ्यूल टैंक में काफी फ्यूल भरा हुआ था। शिप को सैल्वेज करते वक्त इस बात का डर था कहीं फ्यूल लीक ना हो जाए, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। इसलिए एक फ्लोटिंग एयर बैरियर लगाकर सबसे पहले शिप की डीफ्यूलिंग किया जाता है, जिसे करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। इस एक्सीडेंट में शिप भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, जिसे वापस खड़ा करके पोर्ट पर भेज दिया गया। कोस्टा कंकॉर्डिया के पैसेंजर्स को कंपनसेशन अमाउंट देने के बाद इस पूरे डिजास्टर का कॉस्ट कंपनी को $2 बिलियन का पड़ा, जो इस शिप को बनाने में $612 मिलियन की कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा था। इन्वेस्टिगेशन में इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कैप्टन शेटिनो को माना गया, जिसने सेल बाय सैल्यूट करते वक्त सिचुएशन को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनका ध्यान उनकी गर्लफ्रेंड के डांस पर भी था। और तो और उन्होंने शिप का नेविगेशन सिस्टम भी ऑफ कर दिया था। तीसरी गलती ये थी कैप्टन शेटिनो की, उन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद पैसेंजर्स और कोस्ट गार्ड को गलत इंफॉर्मेशन दिया और जब शिप डूबने लगा तो बिना किसी की परवाह किए सबसे पहले वहां से भाग गए। कैप्टन शेटिनो के साथ 5 और लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है, जिन्हें सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि कैप्टन शेटिनो को पूरे 16 साल की सजा सुनाई जाती है। आज के दिन भी शेटिनो जेल में कैद अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।